तो आज अपन शुरू करेंगे क्लास 9th का पहला पार्ट। क्लास 9th का जो पहला पार्ट है पॉलिटी, जिसका शीर्षक है मतलब पार्ट का क्या नाम है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, तो ये अपना पहला पार्ट होगा जिसके अंदर हम कीवर्ड और इंट्रोडक्शन देखेंगे। कीवर्ड ऐसे शब्द होते हैं जो कि पूरे चैप्टर के अंदर होते हैं और आपको हो सकता है कि इसका मतलब ना पता हो, अब बहुतों को नहीं भी होता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, कि कैसे ये चैप्टर आगे डील करता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब होता है जब आप देश से गद्दारी कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, देशद्रोह बोलते हैं। भारत के संविधान में नहीं है, आईपीसी की धारा 124 ये जब पढ़ेंगे तो उसमें देशद्रोह की परिभाषा दी हुई है। देशद्रोह का मतलब होता है देश से आप गद्दारी कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, देशद्रोह बोलते हैं। अगला वर्ड आता है तख्ता पलट। क्या है, तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब होता है जब एक शासन व्यवस्था को दूसरी शासन व्यवस्था हटा दे, एक शासन व्यवस्था को दूसरी शासन व्यवस्था हटा दे, उसको हम क्या कहते हैं, तख्ता पलट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश है, ए नाम का देश है। ठीक है, ए नाम का देश है, इस पे कोई राजा शासन कर रहा है, ये राजा या कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, शासन कर रहा है, और दूसरा बंदा इसको क्या कर रहे हैं, चल भाई हट यहाँ से। ठीक है, इसको हटा दे, इसको हम क्या कहते हैं, तख्ता पलट कहते हैं। जब अचानक सत्ता को परिवर्तन आ जाता है, हटा देते हैं उसको, तो हम क्या कहते हैं, उसको तख्ता पलट कहते हैं। अगला आता है बंदरगाह। क्या वर्ड है, बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहां से समुद्री इलाका होता है ना, जहां से इंटरनेशनल व्यापार होता है, जो पोर्ट होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोर्ट। क्या कहते हैं, पोर्ट क्या कहते हैं, पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहां से इंटरनेशनल व्यापार होता है, इस जहां पे समुद्रों से व्यापार होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। अगला वर्ड आता है लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र। लोक का मतलब होता है लोकतंत्र मतलब सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप इसका जो परिभाषा है, इसका मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके माध्यम से शासन चलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। यूरोप क्या है, यूरोप के अधिकतर जो देश है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर लोगों का शासन होता है और लोगों के पास अपने शासक को चुनने का पूरा अधिकार होता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब देशों में क्या है, लोकतंत्र देश है, मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। अगला आता है समाजवाद। समाजवाद कुछ नहीं है, समाजवाद एक प्रकार का विचारधारा है। समाजवाद क्या है, एक प्रकार का विचारधारा है जिसमें ये गरीबों की विचारधारा है। किसकी विचारधारा है, गरीबों की, जिसमें कि जो चीजें हैं समाज, जो सामान मिलता है आपको बहुत सस्ते दाम में मिलता है या फिर बिल्कुल फ्री में मिलता है, उसको हम समाजवाद कहते हैं। यानी समाज में सब लोग बराबर ही पे आ जाए, उस विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। जैसे आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, एक समाजवाद का एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है, समाजवाद का एक एग्जाम्पल है, ताकि आपको या तो शिक्षा बिल्कुल फ्री में मिलती है या फिर इतने कम पैसे में मिलते हैं कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो समाजवाद है। जहां पर भी आप कहेंगे, ठीक है, देखिए उसका जो प्राइस है, उसकी प्राइस जो है या तो बिल्कुल कम है, या बिल्कुल फ्री है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो कहते हैं, दिल्ली बस के अंदर महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है, वो किसका एग्जाम्पल है, समाजवाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला आता है सेंसरशिप। ये प्रेस पे लगाया जाता है, मीडिया पे लगाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी को प्रतिबंध करना, किसी को प्रतिबंध करने को हम क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। कोई बोल रहा है उसकी बातों को काट देना, कट कहते हैं ना, कट, उसको क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। अगला आता है संधि। संधि का मतलब होता है समझौता। जब दो लोग मिल जाते हैं आपस में तो संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। सेंसरशिप समझ में आ गया, किसी चीज को प्रतिबंध करना या काटना, उसको हम कहते हैं सेंसरशिप। जैसे मान लीजिए एक किसी ने फिल्म बनाई, ए नाम की किसी ने फिल्म बनाई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें दिखा रखा है कि हो सकता है समाज को उससे लड़ाई हो जाए, समाज में लड़ाई हो जाए, तो सरकार क्या करती है, जो जो हिस्सा फिल्म का गलत है उसको क्या कर देती है, सेंसर कर देती है, यानी उस चीज को हटा देती है। ठीक है, इसको पाबंदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाबंदी भी बोलते हैं, रोक भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड इसके लिए। फिर आता है कुप्रबंध। कुप्रबंध का मतलब है मिसमैनेजमेंट करना। ठीक है, जैसे आपके घर में है, कपड़े लगा रखे बिल्कुल से ठीक से, कपड़े, रूम सफाई है, तो क्या है, प्रबंध है। लेकिन कुप्रबंध का मतलब होता है अव्यवस्थित तरीके से, मतलब कहाँ का चीज कहाँ, ऐसे वाला सिस्टम, उसको हम बोलते हैं कुप्रबंध। ठीक है, अगला आता है मार्शल लॉ। क्या है, मार्शल लॉ। जब सारी शक्तियां सेना के हाथ में आ जाए उसको मार्शल लॉ कहते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उसके जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो जीवन के अधिकार होते हैं, उन सब से छीन लिया जाता है। ये कब किया जाता है, जब जनता से बदला लेना होता है, यानी पुलिस का शासन कहिए या आर्मी का शासन लगा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं। भारत में भी बहुत बार लगा है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना है, उसके संदर्भ में आपने पढ़ा होगा। फिर आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब होता है सब जगह, क्या होता है, सब जगह। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर है, सार्वभौमिक मताधिकार का ये मतलब है कि अगर आप भारत के अंदर या फिर दुनिया के अंदर जो वहाँ के नियम और कानून है
उसके हिसाब से भारत के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आपको वोट का अधिकार है। किसका है? वोट डालने का अधिकार है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं, जिसमें केवल आप 18 साल के होने चाहिए और आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। और आपके साथ जो राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पे देश है, वो आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, इसके आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा और आपको वोट डालने का अधिकार दे देगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। अगला वर्ड है उपनिवेश। क्या है? उपनिवेश। जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, जब एक देश किसी दूसरे देश को क्या बना ले? गुलाम बना ले, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का था। क्या था? ब्रिटेन का था। जैसे एग्जांपल सब समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम ए देश है और दूसरा देश कौन सा है? बी है। ए ने कब्जा कर लिया किस पे? बी पे। ए ने कब्जा किया बी पे, तो कौन किसका उपनिवेश हुआ? तो बी उपनिवेश हुआ। कौन गुलाम बना भाई? गुलाम कौन बना? तो बी। तो इसको हम उपनिवेश कहेंगे। गुलाम तो अच्छा वर्ड नहीं है ना, इसीलिए हम उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, तो बी किसका उपनिवेश है? ए का उपनिवेश है। या फिर उल्टा भी तो हो सकता है, अगर बी ने ए को उपनिवेश बनाया, बी ने ए को उपनिवेश, तो ए उपनिवेश किसका हुआ? बी का हुआ। ऐसे चलता है, ये ऐसे चीजें चलती है। ठीक है, तो उपनिवेश समझ में आया? जब एक देश किसी दूसरे देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उस पर अपना कब्जा कर ले या अपने अधीन कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो पूरी दुनिया के अधिकतर जो देश थे वो किसके उपनिवेश थे? तो ब्रिटेन के या फिर यूरोप महाद्वीप के उपनिवेश थे, यानी गुलाम थे। बस इतना। फिर आता है सोवियत संघ। सोवियत संघ कुछ नहीं था, आज रसिया देखते हो ना, पुराना रसिया जो था वो सोवियत संघ था। पुराना रसिया एक प्रकार का सोवियत संघ था। सोवियत का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। तो ये सोवियत संघ 15 देशों का मिला जुला एक रूप था। ये सोवियत जो संघ था, इसमें 15 देश थे और इसी समूह को बोला गया सोवियत संघ। ठीक है, ये 1991 में टूट गया। ठीक है, 1991 में टूट गया और बहुत सारे देश बने। ठीक है, अगला आता है बहुदलीय। क्या होता है? एक होता है एक दलीय, जहां पे एक दल हो। दो दलीय मतलब दो दल। अब बहुदलीय मतलब दो से अधिक जब दल होते हैं किसी भी देश में, उसको हम क्या कहते हैं? बहुदलीय कहते हैं। जहां पर एक से दो से अधिक दल हो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत के अंदर क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, जहां पर एक से दो से अधिक पार्टियां विद्यमान है। अगला आता है अभिव्यक्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वर्ड चैप्टर के अंदर आपको ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब जगह मिलेगा आपको। अभिव्यक्ति का मतलब होता है, आपके वाला अभिव्यक्ति वाला नहीं, मैं व्यक्ति हूं आप व्यक्ति वाला नहीं है ये। इसका मतलब होता है अपने भावों को, विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाता है। यानी आप मान लीजिए आप ये बंदे खड़े हो, आप स्मार्ट से बंदे खड़े हो और आपकी अभिव्यक्ति का मतलब हुआ आपके मन में क्या है। ठीक है, आपके विचार, आपकी भावना, आपकी सोच। ठीक है, ये क्या है? अभिव्यक्ति है। यानी आप इसको किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। यही पहुंचाते हैं ना, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचार क्या है, आपकी भावना क्या है, आपकी सोच क्या है। जब ये बातें आप किसी दूसरे तक पहुंचा देते हैं, इसको ही बोलते हैं हम अभिव्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति बोलते हैं। यानी अपने विचार को, भावना को, सोच को, मन को प्रकट करने की आज़ादी को हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। अभी कैसे कर सकते हो अभिव्यक्ति? करते कैसे हो? ये सब कैसे आते हैं? तो अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हो? लिख कर सकते हो भाई। अपने मन की बातें लिख दो, विचार लिख दो, भावना लिख दो, सोच लिख दो। ठीक है, कविता के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेख लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, कविता लिख सकते हैं। ठीक है, गीत लिख सकते हैं, मूवी बना सकते हैं। मूवी मतलब फिल्म बना सकते हैं। इस प्रकार से हम अभिव्यक्ति कर देते हैं। हमेशा सरकार चाहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कम से कम रखा जाए, यानी बोलने की आज़ादी। अभिव्यक्ति के मतलब बोलने की आज़ादी को, बोलकर किसी को बात तक पहुंचा सकते हैं। ये सब क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के अंदर, है तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट। ये शासन के अंग होते हैं। क्या होते हैं? किसी देश के अंदर जब शासन चलती है ना, सरकार जब चलाते हैं, किसी भी देश की सरकार हो, है ना, लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे तीन चीजें मिलकर सरकार बनाती है। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका, फिर आता है न्यायपालिका। ठीक है, ये करते क्या है? ये शासन चलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर शासन चलाते हैं। उसमें से सबका काम बटा हुआ है, सबका रोल बटा हुआ है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में होता है, एक प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर होते हैं, फिर मॉनिटर आता है, फिर क्लास के, फिर ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार शासन चलाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाती है।
विधायिका का काम है भैया कानून बना देगी, चल भाई कानून बन गया। फिर कार्यपालिका का काम आता है, ये क्या करती है, कानून जो बन गया है उसको लागू करती है। क्या करती है, कानून को लागू कराती है। जो न्यायपालिका है उसको देखती है, क्या करती है, देखती है ये सही है या गलत है। मतलब ये जो कानून आपने बनाए हैं उद्देश्य के परंपरा के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सही है कि नहीं है, उसका काम क्या है, न्याय करना। ठीक है, ये चेक करती है। न्यायपालिका क्या करती है, उस कानून को चेक करती है। तो विधायिका का काम क्या हुआ, कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या हुआ, कानूनों को बनाना। न्यायपालिका का काम क्या हुआ, उस कानून को देखना कि वो संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। अगला वर्ड आता है वीटो। क्या वर्ड है, वीटो। क्या है, वीटो। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं। अब देखिए कैसे आया वीटो। जैसे मान लीजिए आप 5 लोग हैं, आप कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और आपको किसी चीज को खाने का मन किया, आपको किसी चीज को खाने का मन किया, तो कहते हैं कि भाई बताओ समोसे कौन कौन खाएगा, समोसे कौन कौन खाएगा। तो मान लीजिए 5 लोग हैं, इसमें से 3 ने कहा कि हम खाएंगे, 3 ने कहा हम समोसे खाएंगे। और 2 की बात मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक चुनाव का नियम कहता है कि 50% +1 होना चाहिए। कोई भी चीज अगर करना है 50% +1 की फॉर्मूला चलता है। लेकिन यहाँ पर वीटो बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी बहुमत से ये बिल्कुल चीजें अलग है। जैसे हमने कहा क्लास में कौन कौन चलेगा, हम बच्चों को ऑप्शन दिए, आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, पहले इसको समझिए, हो सकता है बोरिंग लगे लेकिन ये चीज समझ जाएंगे तो काफी आसान हो जाएगा। आपके क्लास में 40 बच्चे, ठीक है, आपके क्लास में 40 बच्चे, और मैम ने ऑप्शन दिया या तो हम इंडिया गेट जाएंगे, ठीक है, या फिर हम कहाँ जाएंगे, कुछ और, लाल किला लिख दें, लाल किला या लाल किला, रेड फोर्ट जाएंगे, है ना, रेड फोर्ट जाएंगे। 2 ऑप्शन है, 40 बच्चे हैं। अब मैम किसकी बात मानेगी, जिसके बहुमत ज्यादा हो, ज्यादा बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। मान लीजिए एक में खड़े कर दिए 22 बच्चे और दूसरे में 18 बच्चे, तो कौन से बच्चे जीत गए, 22 वाले जीत गए, तो मैम इनकी बात मान लेगी। लेकिन वीटो में बिल्कुल इसके उल्टा होता है, वीटो में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर मान लीजिए आप 5 सदस्य हैं, अब 5 का एग्जाम्पल लेंगे, 5 सदस्य हैं किसी भी ग्रुप में, और आपने कहा कि भाई कोई काम करना है, कोई काम करना है, तो 4 ने हाँ भर दिया, 4 ने हाँ भरा और एक ने मना कर दिया, एक ने मना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वीटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीटो। यानी कि इस संदर्भ में जो प्रस्ताव था, कोई भी चीज पास होने के लिए, कहीं जाने के लिए, मान लो बिहार जाने के लिए प्रस्ताव था, अब 4 ने कहा हाँ, मतलब हाँ कहा है तो हम जाना ही पड़ेगा। लेकिन वीटो कहता है अगर एक ने भी उसमें से मना कर दिया, वीटो में क्या होता है, वीटो शक्ति में अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो पूरी बात को ना ही कहा जाएगा, ना ही माना जाएगा, तो इसको बोलते हैं वीटो। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ना। ठीक है, तो वीटो समझ में आया, किसी भी व्यक्ति मैं मना करता हूँ, अगर पूरे ग्रुप में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो सारी बात को मना मान लिया जाता है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो लोकतंत्र के 2 किस्से पढ़ने हैं। किस्से मतलब 2 कहानियां पढ़ने की, उस देश में लोकतंत्र आया कैसे। पहले है चिली, क्या है, चिली। यहाँ पे चिली देश है, ठीक है, चिली जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, एक पतला सा सांप के जैसा देश है, जहाँ पे तांबा बहुत अच्छा होता है, तांबा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर 1973 के आसपास, यहाँ पे 1973 में ही एक तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट मतलब जो लोकतांत्रिक सरकारें थी उसको हटाकर एक सेना का शासन आ गया, सेना का शासन आ गया। ठीक है, कुछ सेना के शासन कुछ साल तक चलता है, फिर वहाँ पे जनमत संग्रह होते हैं। जनमत संग्रह मतलब लोगों से पूछा जाता है कि आप किसके साथ हो। ठीक है, फिर वहाँ पे लोगों ने जो है लोकतंत्र के पक्ष में अपना वोट करते हैं, फिर वहाँ पे लोकतंत्र की वापसी हो जाती है। किसकी कहानी थी, चिले की इतनी सी कहानी थी। वहाँ के राष्ट्रपति को हटा के सेना का शासन आता है, फिर सेना का शासन खत्म हो जाता है, फिर लोकतंत्र आता है। दूसरा देश है पोलैंड, क्या है, पोलैंड देश है। पोलैंड जो देश है ये पहले साम्यवादी यानी कि सोवियत संघ का एक हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था। वहाँ एक पार्टी की शासन थी, एक पार्टी की शासन थी। ठीक है, और यहाँ पे एक तानाशाही वाला प्रवृत्ति आ चुका था। तानाशाही की प्रवृत्ति कहाँ आ चुका था, पोलैंड। यहाँ पे एक आंदोलन होता है, हड़ताल होता है, और इसी हड़ताल के जवाब में क्या होता है, वहाँ लोकतंत्र की वापसी हो जाती है। यानी जहाँ पे लोकतंत्र नहीं था वहाँ पे लोकतंत्र आ जाता है। इतना पढ़ना है किसमें, ये 2 किस्सों के अंदर। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे। फिर आता है लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है। तो लोकतंत्र की जो विशेषता इतनी अच्छी है कि बता नहीं सकते, है ना, क्योंकि देखो अच्छी चीज है तभी तो पूरी दुनिया के अंदर क्या है, लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र में कितने भी बुराई आ जाए, लोकतंत्र के अंदर कितनी भी बुराई आ जाए, लेकिन जितने भी शासन व्यवस्था है उसमें टॉप है। कहते हैं ना, आप में 1000 बुराइयां हैं, लेकिन आप जितने भी लोग बुरे हैं ना उनमें से आप अच्छे हैं, आप उनमें से अच्छे
हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र की विशेषता है कि यहाँ पे चुनाव होते रहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, आप अपनी बातों को बोल सकते हैं, सरकार से नाराज करते हैं, वोट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अधिकार होता है, शांति होता है, देश में क्या होता है, इससे शांति होता है, देश में शांति होता है लोकतंत्र होने से, है ना। ये सब विशेषता है लोकतंत्र की, विशेषता हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये लोकतंत्र के फायदे होते हैं। अगला आता है अपने पास दुनिया में लोकतंत्र। दुनिया के अंदर लोकतंत्र कैसे आया। लोकतंत्र ऐसे नहीं जब इंसान ने चलना सीखा तो चलो भाई लोकतंत्र बनाते हैं, नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए और सबसे पहले लोगों ने विचार दिया कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ हो सकती है। तो फ्रांस की क्रांति होती है 1789 के अंदर। फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 के अंदर एक क्रांति होती है और वहाँ से इसके बीज पड़ते हैं। और जो सबसे पहले आधुनिक विश्व के अंदर जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई, अमेरिका के अंदर हुई। 1776 के अंदर अमेरिका में एक क्रांति होती है और 1786 में वहाँ पे संविधान बन जाता है और लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो ये आधुनिक भारत की मतलब आधुनिक विश्व की विशेषता रही है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे ये जो लोकतंत्र है बढ़ता गया और आज लगभग संपूर्ण विश्व के अंदर लगभग मतलब अफ्रीका के देश छोड़ के, चाइना को छोड़ के, है ना, छोटे मोटे बड़े देश हैं, इनको छोड़ के लगभग पूरे विश्व के अंदर क्या है, आपका लोकतंत्र कायम है, जहाँ पे जनता अपने शासक को चुनती है और उसके माध्यम से शासन चलता है। हमने मोदी को चुना है ना, वो क्या है, लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल है। अगला आता है उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद का अंत, उपनिवेशवाद क्या होता है, जब एक देश किसी दूसरे को गुलाम बना लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। अब कहते हैं ना हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ का अंत होता है, तो उपनिवेशवाद का भी अंत हो जाता है। जो यूरोप जो महाद्वीप है उसने अधिकतर महाद्वीपों को गुलाम बनाया, जिसमें अमेरिका भी था, अमेरिका को भी ब्रिटेन वालों ने गुलाम बनाया। उसके बाद अपना एशिया था, अफ्रीका था, इनको लोगों ने गुलाम बनाया था, तो इनका अंत हो गया, अब नया गुलामी का स्टार्ट हुआ है। फिर आता है हाल के दौर। हाल के दौर मतलब आजकल क्या घटित हो रहा है, तो हम देखते हैं कि तख्ता पलट हो रहा है। हमारा भारत जो देश है इसके पीछे बगल में एक म्यांमार देश है, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। वहाँ के जुंटा शासन ने अपने आर्मी जो है उनको जुंटा बोलते हैं, उन्होंने शासन को अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ की जो नेता थी आंग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया है। जेल में इसलिए डाला कि उन्होंने एक रैली में गई थी और कोविड-19 था उस समय, उन्होंने हाई कर दिया था जनता को, जो मोदी जी करते थे ना हाय हाय, है ना, वैसे ही उन्होंने कर दिया था, तो उनको 3 साल के लिए जेल हो गई थी, है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है पूरे विश्व पे क्या चीज़ हो रहा है उसको देखने वाला एक संगठन है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जिसको हम प्यार से यूएनओ कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी, स्थापना पूछता है आपसे, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, जो पूरे विश्व के अंदर कानून व्यवस्था, शांति, सुरक्षा, समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमें 3-4 चीज़ों को पढ़ना है। एक तो यूएनओ, ठीक है, जिसको मैंने बता दिया, फिर IMF, फिर पढ़ना है वर्ल्ड बैंक, WB, है ना। तो यूएनओ समझ में आया। फिर आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक होता है जो पूरी दुनिया के अंदर पैसे उधार देता है आपको पूंजी निर्माण के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए। IMF भी लोन देता है, IMF भी लोन देता है, लेकिन ये लोन उस समय देता है जब आपके देश की स्थिति खराब हो जाए, आप बिल्कुल दिवालिया निकल जाए। दिवालिया का मतलब बिल्कुल जब आप बर्बाद होने के कगार पे हो तो आपको IMF लोन देता है। जैसे भी श्रीलंका बर्बाद हो रहा है उसको लोन देगा ये, ठीक है। अपना पाकिस्तान पड़ोसी है वो बर्बाद हो रहा है उसको लोन देगा। भारत को भी इसने IMF ने लोन दिया था 1991 के अंदर। 1991 के अंदर IMF ने भारत को भी लोन दिया था, क्योंकि हमारे पास एक BOP होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में समझाएंगे। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थे, यानी डॉलर नहीं थे कि पूरी दुनिया से हम व्यापार कर सके। तो हमारी हालत खराब हो गई थी, बिल्कुल हम बर्बाद होने वाले थे। तब हमें किसने पैसे दिए थे, IMF ने। तो हमने ग्लोबलाइजेशन, इसमें बहुत सारे शर्त होते हैं, तब हमें इनसे पैसे दिए थे और हमने आगे के काम किए थे। फिर आता है लोकतंत्र के लिए बाहरी समर्थन। हमने बताया ना पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र है। अब जो सबसे पहले किस देश में आया लोकतंत्र आधुनिक में, तो USA का आया, अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र कायम करना हमारा ठेका है। उन्हें ठेका किसने लिया है, अमेरिका ने लिया है ठेका। तो इसमें एक कहानी है इराक की। किसकी कहानी है, इराक की। उसमें क्या है कि वहाँ के जो सद्दाम हुसैन है उनको बनाया किसने, इराक, अमेरिका वालों ने। लेकिन वो अमेरिका की बात नहीं सुनते थे, तो उन्होंने कुवैत पे अटैक किया। उन्होंने कुवैत पे अटैक किया। फिर अमेरिका ने 2003 में उन पे अटैक कर दिया, किस पे, इराक पे अटैक कर दिया और सद्दाम हुसैन को मार दिया। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि जो युद्ध होगा ये 100 जंगों की एक जंग होगी। फिर वहाँ पे इसलिए मारा था उसको लोकतंत्र के समर्थन के लिए
कि अमेरिका कहता है कि अगर लोकतंत्र बढ़ावा देना है तो किसी को मारना पड़े, पीटना पड़े, काटना पड़े, काटो, कोई दिक्कत नहीं है। और अमेरिका ने यहाँ पे अपना चाल चला काम किया, समझ में आया। और 2003 में ये अटैक किया, ठीक है। और अमेरिका ने इस पे झूठे आरोप लगाए थे कि इराक के पास ऐसे बम है, हथियार है कि पूरी दुनिया को एक बार में ख़त्म कर देगा। लेकिन बाद में खोजा गया वो हथियार है कहाँ, तो अमेरिका तो कोई भी हथियार इराक के पास नहीं मिला, ठीक है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन था और ये अपनी कीवर्ड थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से पहले भी आप बुक पढ़ें या फिर वीडियो के बाद बुक जरूर पढ़ें। अगर जब बुक पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।